डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के फाउंडेशन की कहानी समझेंगे। तो अगर पिछली वीडियोस आप फॉलो कर रहे हो तो पिछली 5 वीडियोस में हमने दिल्ली सल्तनत की जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, उसको कवर किया। तो जैसा कि आप अगर वीडियोस को सही से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 320 साल लंबी चली थी, फ्रॉम द ईयर 1206 टू द ईयर 1526। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल्स का राज हो गया था इंडिया पे। तो 1206 से स्टार्ट होके 1526 तक 320 साल तक दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली पे राज किया, दिल्ली की गद्दी पे। तो इसके जो शुरू के 85 साल थे, यानी 1206 से लेके 1290 तक, ये जो टाइम पीरियड है इसमें स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया। स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी। और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो खिलजी डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट 25 साल तक रूल किया। अगले 25 साल तक खिलजी डायनेस्टी रूल करेगी। तो उसी खिलजी डायनेस्टी, वो खिलजी डायनेस्टी कैसे फॉर्म हुई थी, किसने की थी, किन सरकमस्टांसेस में की थी, इसकी स्टोरी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप पहली बात तो यही जान लो कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। तो आज हम इसी फाउंडर के थ्रू, फाउंडर की लाइफ हिस्ट्री के थ्रू खिलजी डायनेस्टी के बनने की कहानी समझेंगे। ठीक है, तो आप याद रख लो कि ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी नाम का आदमी था। इसने स्लेव डायनेस्टी का खात्मा किया और अपनी खानदान, अपनी डायनेस्टी का टाइम पीरियड स्टार्ट किया, जिसको कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो आइए देखते हैं कि कौन था ये जलालुद्दीन। सो हु वाज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसकी जो फैमिली थी, सो दे वर नॉट टर्क। मतलब अभी तक आपने देखा कि जो स्लेव डायनेस्टी थी वो टर्किश थी, लेकिन इसकी फैमिली टर्किश नहीं थी, अफगानी थी। तो दे हैड सेटल्ड इन इंडिया मच अर्लियर। काफ़ी पहले समय से वो इंडिया में रहती थी। इसकी जो फैमिली थी, इसके खानदान वाले रहते थे। तो तब एंड इट्स मेंबर हैड बीन इन द सर्विस ऑफ टर्क सुल्तान सिंस लॉन्ग टाइम। तो इसकी जो फैमिली मेंबर थे ना, वो स्लेव डायनेस्टी के यहाँ पे काम करते थे। तो स्लेव डायनेस्टीज वाले टर्किश थे, लेकिन ये लोग टर्किश ओरिजिन के नहीं थे। तो जलालुद्दीन, ये जो इंसान है जलालुद्दीन, जिसने खिलजी डायनेस्टी फॉर्म की, इसकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था ये एज अ मिलिट्री जनरल। ही वॉज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मिलिट्री जनरल इन द लास्ट ईयर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जब कैकू, जो मैंने आपको बताया कि स्लेव डायनेस्टी ने 85 साल तक रूल किया, 85 ईयर्स, तो उस 85 ईयर्स के आखिरी 3 साल इसी कैकुबाद ने रूल किया था। कैकुबाद, ही वॉज द सेकेंड लास्ट एम्परर ऑफ दिल्ली, मतलब स्लेव डायनेस्टी। फिर इसका 3 साल का बेटा था। जब ये मर गया तो इसके 3 साल के बेटे को इसी जलालुद्दीन ने गद्दी पे बिठा के पावर अपने हाथ में ले ली। तो कैकुबाद के टाइम ही, उसी के टाइम पीरियड में जब वो सुल्तान हुआ करता था, तो इसकी मिलिट्री ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। और साथ ही साथ ये जो इंसान है जलालुद्दीन फिरोज, ही वॉज द लीडर ऑफ खिलजी क्लैन, यानी खिलजी खानदान का ये मालिक था, मतलब हेड ऑफ द खिलजी खानदान। जैसे आज खानदान का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये लोग इंडिया के तो थे नहीं, ये लोग बाहर से आए थे। तो अपनी अपनी मतलब जात वाले एक साथ रहते थे। खिलजी इकट्ठे मिलके रहना, मिर्जाज अकेले मिलके रहना, इस तरह के कल्चर्स हुआ करते थे उस टाइम। तो ये खिलजी खानदान का हेड था। और नॉन टर्किश नॉवेल्स का कोर्ट में, मतलब कि जो नॉन टर्किश नॉवेल्स थे, जैसे टर्किश के बारे में आपने देखा था पिछले वीडियोज में कि तुर्कानी चहलगानी बना दी गई थी उन लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो जो नॉन टर्किश नॉवेल्स हैं उनका भी एक अलग गुट हुआ करता था, एक अलग गैंग हुआ करता था। तो उसी गैंग का सरदार मान लो आप इसको। तो जो टर्किश नॉवेल्स हैं, दे कंस्पायर्ड टू मर्डर। तो वो जो टर्किश नॉवेल्स ने, आपने अगर पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो कैकुबाद और उसके बेटे को मतलब एक तरह से मार ही दिया, मर्डर ही कर दिया, असैसिनेट करके उनको गद्दी से हटा दिया, बिकॉज दे वर इनकम्पिटेंट। ठीक, और जलालुद्दीन को उसकी कुर्सी पे बिठा दिया। तो जलालुद्दीन आउट मनूवर्ड देम। तो वो लोग चाहते थे, टर्किश नॉवेल्स चाहते थे कि इन सबको मार के हम लोग अपने लिए गद्दी हथिया लें, टर्किश। लेकिन ये जलालुद्दीन तो नॉन टर्किश था।
तो गलती से गद्दी इसके हाथ आ गई। कैसे आ गई? जलालुद्दीन ने उनसे भी स्मार्टली प्ले किया, ठीक, और एक के बाद एक कैकुबाद और कय्युमार को मार दिया। एक्चुअली प्लानिंग कर रहे थे टर्किश नॉवेल्स, लेकिन कर इसने दिया। और इसने कैकुबाद को एक्चुअली बहुत ज़्यादा अय्याशी की आदत लग गई थी, वो शराब पीना, ठीक है ना, डांस वगैरह में बिजी रहना। तो इसने इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो इसको जब पैरालिसिस हो गया तो ऐसे ही ये गद्दी से हट गया। तो कैकुबाद 3-4 साल तक, वो 3 साढ़े 3 साल तक इसने गद्दी पे राज किया। फिर पैरालिसिस होने की वजह से और शराब वराब में बिजी रहने की वजह से उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, ये मरने मरने पे आ गया था। तो इसको गद्दी से हटा दिया। और ये कय्युमार जो है इसका 3 साल का छोटा बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा। तो जलालुद्दीन ने इसी को गद्दी पे बिठा दिया और ये इसका गार्जियन बन गया। तो इस तरह तो सारी ताकत आप सोचो तो जलालुद्दीन के पास ही आ गई थी। लेकिन जलालुद्दीन को तो पूरा का पूरा सुल्तान बनना था, सुल्तान का गार्जियन नहीं बनना था उसको। 3 साल के बच्चे का गार्जियन नहीं बन के रहना चाहता था, वो खुद ही सुल्तान बनना चाहता था। तो उसने इस छोटे बच्चे कय्युमार को उठा के यमुना नदी में फेंक दिया था और इस तरह से स्लेव डायनेस्टी को ही खत्म कर दिया और खुद बन गया था राजा। तो ही हैड इज, उसने इस बच्चे को फेंक दिया यमुना नदी में। तो यमुना नदी में फेंकने से क्या हो गया? जो इतनी 85 साल से स्लेव डायनेस्टी चली आ रही थी, पहला खानदान आ रहा था, वो खत्म हो गया। अब एक नए खानदान का कब्जा हो जाएगा गद्दी पे। तो वो जो नया खानदान है वो खिलजी खानदान है। और ये खिलजी खानदान का जो है, खिलजी खानदान का ये गार्जियन था। तो इसकी कोरोनेशन हुई 13 जून 1290 पे। तो जलालुद्दीन जब बैठा गद्दी पे तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, काफ़ी ओल्ड एज का था, ऑलमोस्ट 80 साल के टाइप की इसकी उम्र थी। तो जब ये गद्दी पे बैठा तो ये तो एक अलग खानदान से आता था, खिलजी खानदान से। तो इससे एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो गई जिसको बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो अब ये गद्दी पे बैठा कैसे? तो जलालुद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन जून 1290 है। तो आप समझ ही गए कि किस सर्कमस्टांसेस में बैठा। तो इतना याद रखने का जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि ये इतना कमज़ोर था और अनपॉपुलर था कि मेन पैलेस में नहीं रहता था। जिस पैलेस में पहले के सुल्तान रहा करते थे वहाँ पे इसकी जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे टर्किश नॉवेल्स का कब्जा था। तो इसने दिल्ली के बाहर एक नया किला बनवाया, किलोखरी फोर्ट, और वहाँ जाके ये रहने लगा। क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उस वाले पैलेस में जाऊँ, क्योंकि उस वाले पैलेस में तो सब टर्किश नॉवेल्स भरे हुए थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खान 70 साल का ही था जब वो गद्दी पे बैठा। आप देख रहे हो ना कितना बूढ़ा है ये। तो 70 साल का था और ही वॉज अटरली अनपॉपुलर, उतना पॉपुलर भी नहीं था। क्यों पॉपुलर नहीं था? क्योंकि इसने तो 2 छोटे बच्चों को मतलब मर्डर करके इसने गद्दी हथियाई थी ना। तो और ऊपर से ये टर्किश भी नहीं था, क्योंकि अभी तक पिछले 85 साल तक तो टर्किश ओरिजिन वाले रूल करते थे। वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो टर्किश नहीं होते थे उनका मानना था कि इन लोगों को हक ही नहीं है गद्दी पे बैठने का। तो ही वॉज ऑलवेज ऑन टारगेट ऑफ टर्किश नॉवेल्स एंड आर्मी ऑफिसर्स हु अपोज्ड हिम एज ही वॉज नॉट ऑफ टर्किश ओरिजिन। क्योंकि ये टर्किश नहीं था तो ये हमेशा टर्किश नॉवेल्स के निशाने पे रहता था। तो ये इतना अनपॉपुलर था, शुरुआत में इतना कमज़ोर था कि ये बलबन के पैलेस में नहीं रहता था। क्योंकि बलबन के पैलेस में ही उस वक्त के, बलबन के जाने के बाद जितने भी लोग हुए थे उसी वाले पैलेस में रहते थे, क्योंकि सब एक ही खानदान के थे, एक के बाद एक गद्दी पे बैठ रहे थे। लेकिन ये तो दूसरे खानदान का था ना। तो उस पैलेस में अगर ये जाता तो उसको तो वहाँ जो पहले का सेटअप था टर्किश नॉवेल्स, उनसे इसका सामना हो जाता। तो इसलिए ये किलोखरी में जाके 1 साल तक रहता था। मतलब इसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं मेन पैलेस में जाके रहूं। तो जलालुद्दीन अवॉइडेड मेकिंग एनी रेडिकल चेंजेस। तो क्योंकि शुरुआत में इतना कमज़ोर था तो इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बहुत बड़े चेंजेस करूं, मतलब जो स्ट्रांग पोजीशंस पे बैठे हैं उनको हटा दूं वहाँ से। तो इसने कुछ बड़े बदलाव नहीं किए, क्योंकि उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था। तो जो बलबन के ज़माने से ही टर्किश नॉवेल्स जिस पोजीशन पे बैठे हुए थे उनको इसने हटाया नहीं। इनको कहा कि ठीक है आप काम करो, मैं आपको आपकी पोजीशन से नहीं हटाऊंगा। तो इसी चक्कर में, क्योंकि ये उनको हटाना नहीं चाहता था पोजीशन से, तो इससे एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि बलबन का जो भतीजा था, बलबन का भतीजा छज्जू मल्लिक, तो छज्जू मल्लिक जो भतीजा था वो कारा मानिकपुर जो है इलाहाबाद, मतलब आज के प्रयागराज, कानपुर बेल्ट, प्रयागराज और कानपुर के बीच की प्रोविंस थी कारा मानिकपुर। तो वहाँ का गवर्नर था वो बलबन के टाइम से ही। तो इसने कहा कि ठीक है तुम्हें भी नहीं हटाऊंगा,
तुम बलबन के भतीजे हो तो क्या हुआ, चलो ठीक है तुम बने रहो गवर्नर, मैं तुम्हें नहीं हटाता। इसने अपने बेटे और क्लोज रिलेटिव्स को भी हायर पोजीशन पे दे दिया ताकि इसके आसपास के लोग इसके लॉयल रहें। तो इसने अपनी आसपास की जो हाई रैंक थी ना, वो अपने बेटों को ही, ऑब्वियसली जो राजा का बेटा होता था उनको तो हाई पोजीशंस मिलती ही थी। तो ग्रेजुअली, मतलब कुछ ही सालों में, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरा, जलालुद्दीन जो है सबका दिल जीतता चला गया। मतलब किसी को गद्दी से हटाया नहीं, किसी को पनिश भी नहीं किया, और बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करता था, मेन पैलेस में भी नहीं जाके रहता था। तो धीरे धीरे इसने सबका दिल जीत लिया, और सारे सिटीजन्स के जो गिले शिकवे थे, जो ये अनपॉपुलर था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से कम होती चली गई। और इसकी रेप्यूटेशन थी कि ये बहुत ही काइंड हार्टेड मोनार्क था। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत हैवी पनिशमेंट देना, जैसे कि आपने देखा था कि बलबन जो था वो काफ़ी हैवी पनिशमेंट्स देता था। उसने काफ़ी तगड़े नियम बना रखे थे कि मेरे सामने कोई हंसेगा नहीं, मेरे पैरों को चूमेगा, सजदा करेगा, पैबोस करेगा, मतलब सजदा यानी सर झुकाएगा, मेरे कदमों को चूमेगा, वैसी कोई बात इसमें नहीं थी। तो इसलिए धीरे धीरे इसने लोगों का दिल जीत लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया छज्जू मल्लिक के बारे में, तो छज्जू मल्लिक कौन था, तो ये बलबन का भतीजा था, ठीक है। और बलबन तगड़ा राजा रह चुका था, 5-6 साल पहले तक तो बलबन का ही राज था गद्दी पे। तो बलबन ने ही छज्जू मल्लिक को, अपने भतीजे को, कारा मानिकपुर का गवर्नर बना रखा था। और उसको जलालुद्दीन खिलजी ने भी हटाया नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि टर्किश लोगों से दोस्ती कर लेता हूँ, इनको हटाता नहीं। तो छज्जू मल्लिक जो है बलबन का भतीजा था। इस तरह से आप सोचो तो ये जो बुगरा खान है, बुगरा खान कौन था, जो बलबन का बेटा। तो ये बुगरा खान जो है बंगाल का गवर्नर बन गया था, और फिर अपनी फैमिली को भूल ही गया, कभी अपनी फैमिली की मदद के लिए दिल्ली नहीं आया, क्योंकि इसको दिल्ली आने में खतरा महसूस होता था। तो ये जो मलिक छज्जू है, ये बलबन का भतीजा था, और उसी रिश्ते से ये बुगरा खान का चचेरा भाई था। और ये बुगरा खान कौन था, तो उस वक्त जो है ये बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था, क्योंकि बलबन ने ही अपने जीते जी अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल की गवर्नरशिप दी थी। तो बलबन के जाने के बाद वो इंडिपेंडेंट ही हो गया। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद और उसके बेटे कयूमूर को एक के बाद एक मर्डर करवा दिया उसका, तो बाकी जो मेंबर्स बचे हुए थे बलबन की फैमिली के, क्योंकि ये कैकुबाद और कयूमार क्या है, ये बलबन के ही खानदान वाले थे ना। तो जब इनकी मौत हो गई, इनका मर्डर कर दिया गद्दी हथियाने के लिए, तो इसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे सब छज्जू मल्लिक के यहाँ जाके छुप गए। तो इन सब ने छज्जू मल्लिक के यहाँ शरण ली। लेकिन उनका जो अपना खून था बुगरा खान, जो कि बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर है, उसने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया अपने फैमिली मेंबर्स की मदद के लिए। तो अब जो नया सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने गद्दी हथिया ली, तो उसने तो छज्जू मल्लिक को हटाया नहीं था उसकी गद्दी पे। उसने उसको कहा था कि ठीक है आप कंटिन्यू करो, आपको कारा और मानिकपुर दे के गया था बलबन, ठीक है आप संभालो, मैं आपको नहीं हटाऊंगा। तो छज्जू को जो लगता था ना कि वो असली हकदार है, क्योंकि बलबन का खून था, वो भतीजा था, और जबकि ये खिलजीज जो थे तो टर्किश भी नहीं थे। तो छज्जू मल्लिक को लगता था कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ जलालुद्दीन खिलजी से, और जब चाहूँ उसको गद्दी से हटा दूंगा, मेरे पास ज़्यादा नोबल्स का सपोर्ट है। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने अपने सिक्के तक इशू करवा दी। सिक्के इशू तो वही करवाएगा ना जो राजा हो, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता था। खुतबा वही पढ़वाता था जो राजा होता था। तो छज्जू ने जो है एक स्मॉल आर्मी जमा की टर्किश लॉयलिस्ट की। अब यहाँ देखो, टर्किश और नॉन टर्किश की ही लड़ाई है ये। तो टर्किश को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि ये खिलजी जो नॉन टर्किश हैं, ये कहाँ से हमारे गद्दी पे आके बैठ गए। तो जो बचे खुचे टर्किश लॉयलिस्ट थे, वो छज्जू मल्लिक के पीछे जाके खड़े हो गए कि चलिए हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप हटाओ इसको, खिलजीज को हटाओ यहाँ से। और ये सारी फौज लेके ये दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, जलालुद्दीन का बेटा था अराकली खान। तो ये अराकली खान और इसका चचेरा भाई अलाउद्दीन खिलजी, आप आगे पढ़ोगे, इस अराकली खान और एक अलाउद्दीन खिलजी इसका चचेरा भाई था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। इन दोनों ने मिल के इस छज्जू मल्लिक, जिसका दिमाग खराब हो गया था, जो अपने आप को राजा समझने लगा था, कॉइन इशू कराता था, खुतबे पढ़वाता था, उसकी फौज जब दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो इस अराकली खान और इसके चचेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने इस फौज को बदायूं में हरा दिया।
और बदायूं में हरा के छज्जू मलिक को जो है बंदी बना लिया, ठीक है, अरेस्टेड, और उसको राजा के पास ले गए। राजा कौन? तो ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो है बहुत ही काइंड हार्टेड था। जब वो सुल्तान नहीं बना था तब तो वो देख रहे हो ना, छोटे बच्चे तक को यमुना नदी में उठा के फेंक देता था। लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो काइंड हार्टेड हो गया था, ठीक। तो द किंग ट्रीटेड हिम वेल, हिज सपोर्टर्स वे रिलीज, यानी छज्जू मलिक को उसने कोई कड़ी सजा नहीं दी और उसके सपोर्टर्स को भी जो है जेल में डालने के बजाय उनको रिलीज कर दिया। तो ये देख के उसका बेटा जो था अरकली खान, वो बहुत नाराज़ हो गया कि हम इतनी मुश्किल से इसको बदायूं में हमने लड़ाया, हम लड़ाई लड़ी, हमारे इतने सैनिक मारे गए, तो आप इसको सज़ा देने के बजाय छज्जू मलिक को ऐसे फ्री में छोड़ दे रहे हो। तो ये जो जलालुद्दीन है उसने कहा कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू शेड द ब्लड ऑफ एनी अदर मुस्लिम, मतलब जो खून बहाना था मैंने इतना बहा दिया, अब मैं और ज़्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ गद्दी के चक्कर में, क्योंकि इसको गिल्टी फील होता था कि मुझे 2-3 लोगों को मारना पड़ा गद्दी तक पहुँचने के लिए। तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था एक तरह से। तो इसके लिए काफ़ी फेमस है कि जलालुद्दीन जो है माफ़ कर दिया करता था सबको, बिल्कुल काइंड हार्टेड हो गया था जब ये राजा बन गया। तो जेनरोसिटी टू ठग्स एंड रॉबर्स, तो बलबन के टाइम क्या था कि बलबन ने जो है ना, दिल्ली के आसपास चारों तरफ जंगल हुआ करते थे, तो उन जंगलों में जो है रॉबर्स रहते थे, मतलब डाकू रहते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि कोई अगर गुजरता था, मान लो दिल्ली से बाहर किसी को जाना है तो उस जंगल से जाता था, तो ये लोग उसको लूट लेते थे। और कभी कभी ये जो है डाकू लोग जो है ना प्रॉपर दिल्ली में एंटर कर जाते थे और लोगों को लूट के वापस जंगल में छुप जाते थे और कोई इनका कुछ नहीं कर पाता था। तो बलबन ने क्या किया था कि सबको मरवा दिया था। मेवात फेमस था उस टाइम कि मेवात में बहुत सारे थीव्स और ठग्स का ठिकाना बन गया था, तो बलबन ने सबको मरवा दिया था। मतलब उस टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी ठग्स और रॉबर्स। तो सेवरल ठग्स एंड रॉबर्स ऑपरेटिंग अराउंड दिल्ली वेर कैप्चर्ड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द किंग। तो एक बार ऐसे ही जलालुद्दीन के टाइम भी काफ़ी सारे ठग्स और डकैतों को पकड़ के राजा के सामने ले जाया गया। तो राजा ने उनको कुछ किया नहीं, पनिश करने के बजाय उनको वार्निंग देके उनको बंगाल यानी अपनी सीमा से बाहर बंगाल में छुड़वा दिया। मान लो कि तुम उसको बोलते हो कि मेरे किंगडम से निकल जाओ, ये दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ से बंगाल शुरू हो जाता था। तो उसने कहा कि मेरे सल्तनत से निकल जाओ और उनको बॉर्डर पे ले जाके बंगाल में छुड़वा दिया। देखो उसके लिए कितना आसान था, उनको जेल में डलवा देता, पनिश कर देता। फिर उसने बोला कि नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन है, मैं काइंडली बिहेव करूँगा, तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो ऐसी ही जेनरोसिटी वो और कई लोगों के साथ उसने दिखाई। तो जेनरोसिटी टू रिबेलियस नॉवेल्स, तो कई ऐसे नॉवेल्स थे जो कि नहीं चाहते थे कि जलालुद्दीन खिलजी राजा बने, तो उसके खिलाफ रिवॉल्ट करते थे। लेकिन फिर से जब भी वो पकड़े जाते थे तो जलालुद्दीन जो है इनको माफ़ कर देता था, ठीक है, क्योंकि इसकी लॉजिक होती थी कि ये सारे जो मेरे खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे हैं ये बलबन के वफादार हैं। तो इसका कहना था कि देखो ये लोग कितने वफादार हैं कि बलबन के मरने के बाद भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। तो यही सोच के इनको यही लॉजिक देके माफ़ कर देता था। तो ही यूज्ड टू से दैट दोज नॉवेल्स हु आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम बिकॉज दे वेर लॉयल टू बलबन। तो ये सोचता था कि ये लोग कितने वफादार हैं अपने मालिक के। तो ऐसे वफादार मुसलमानों को ये मुस्लिम्स को बहुत पनिश नहीं करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी रिलीजियस पर्सन था ये। तो ही थॉट दैट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू पनिश अ मुस्लिम हु वॉज लॉयल टू हिज मास्टर इवन आफ्टर हिज डेथ। तो ये यही दलील दिया करता था कि मैं इनको क्यों पनिश करूं, अगर ये मेरे से लड़ भी रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये वफादार हैं बलबन के ज़माने के वफादार हैं और बलबन के मरने के बाद भी उसका बदला लेना चाहते हैं। तो इसकी जेनरोसिटी का एक उदाहरण और है, जेनरोसिटी टू मंगोल इन्वेडर्स। तो आपको बताया मैंने कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने के बाद से ही मंगोलों का भी मन करता था कि हम भी इंडिया में कब्जा करें। टर्किश घुस गए, अफगानी घुस गए, तो हम क्यों ना घुसें। तो काफ़ी सारे मंगोल अटैक्स होते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार मंगोलों ने अटैक किया तो ये जो सुल्तान है ये खुद उनसे लड़ने के लिए गया पंजाब में, और लड़ के काफ़ी बड़े संख्या में जो है मंगोलों को हरा के कैप्चर कर लिया। अब देखो मंगोल अगर किसी को हराते थे तो उसको मार देते थे, लेकिन यहाँ इस सुल्तान ने मंगोलों को हरा के उनको कैप्चर कर लिया लेकिन मारा नहीं, ठीक है। और उनको मारने के बजाय उल्टा उनको दिल्ली के आसपास रहने की इजाज़त भी दे दी,
उनको कहा कि ठीक है तुमको इंडिया में ही रहना है तो तुम रहो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, नहीं मारूंगा। मतलब ये इतना दरिया दिल था। तो ये जो मंगोल्स जो बस गए ना दिल्ली के आसपास, तो दे वर नोन एज नियो मुस्लिम्स। तो ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी में पूछा गया है कि नियो मुस्लिम्स किसको कहा जाता था। तो आप याद रखना, मंगोल इन्वेडर्स जो सेटल हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कन्वर्ट इंडियन कन्वर्ट, उसकी बात नहीं हो रही है। नियो मुस्लिम्स कहा गया है उनको जो मंगोलिया से इंडिया में अटैक करते थे और बाद में दिल्ली में सेटल हो गए। उनको परमिशन किसने दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये काफ़ी दरिया दिल था। लेकिन इसके लाइफ में एक ऐसी इंसिडेंट है जिसमें इसने एक्सेप्शनली बिहेव किया, अपने रेप्यूटेशन के खिलाफ बिहेव किया। इसकी रेप्यूटेशन थी कि ये सबको माफ़ कर देता है, सबकी गलतियों को इग्नोर कर देता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में इसने उसके खिलाफ, अपने रेप्यूटेशन के खिलाफ जाके काम किया, काफ़ी सीवियर पनिशमेंट दिया। तो एक सिद्दी मौला करके हुआ करते थे, सिद्दी मौला। तो ये अफगानिस्तान से आया हुआ एक सेंट था बेसिकली। तो ही वॉज अ फॉरेन बॉर्न रिलीजियस लीडर, ही बिलोंग टू दी दरविश सेक्ट। तो एक रिलीजियस लीडर था, आप इतना जान लो। तो वो दिल्ली में आके बस गया था कैकुबाद के टाइम, जब कैकुबाद सुल्तान हुआ करता था। तो वो दिल्ली में आके बस गया था और काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो जितने भी लोग जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ थे, प्लॉटिंग प्लानिंग करते थे, तो उनको जो है सिद्दी मौला के यहाँ शेल्टर मिलता था। ऐसा मतलब जलालुद्दीन को खबर मिली थी। ये क्या सच है, कितना सच है, हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर। तो इट वाज फेमस कि जो सिद्दी मौला है ना, ये जलालुद्दीन से जलने वालों को सपोर्ट करता है। तो सिद्दी मौला के बारे में ये बात फेमस हो गई थी कि वो रिवॉल्ट करना चाहता है, रिवॉल्ट करना चाहता है सुल्तान के खिलाफ, जलालुद्दीन के खिलाफ। तो जलालुद्दीन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। तो ठीक है, ही लॉस्ट हिज टेम्पर। वो हमेशा ऐसे तो सबको माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन अब तो खतरा उसकी गद्दी को था कि ये तो मुझे ही हटाना चाहता है। तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर टोटली, और इसने सिद्दी मौला को पकड़वा के हाथी से कुचलवा दिया था। तो ही गॉट सिद्दी मौला ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट ऑफ अ एलिफेंट। तो ये इकलौता ऐसा केस कहा जाता है कि सुल्तान बनने के बाद जब उसने इतनी क्रूएल्टी दिखाई हो, क्योंकि सुल्तान बनने से पहले तो ऑब्वियसली वो क्रूअल था ही, एक 3 साल के बच्चे को उठा के फेंक दिया। तो अब इसके कुछ मिलिट्री कंक्वेस्ट्स देख लेते हैं। तो कैंपेन अगेंस्ट रणथंबोर, ये देख रहे हो, ये रणथंबोर का किला है। तो ये हिल ऊपर चढ़ के बनता है। तो किला क्या होता था कि अगर आप कोई आर्मी चढ़ रही है, तुम्हारा दुश्मन चढ़ रहा है, तो तुम यहाँ छत से खड़े होकर उसको बड़े आराम से टारगेट कर सकते हो। तो इसलिए किले बनवाए जाते थे पहाड़ों के ऊपर, कि तुम्हारे पास एडवांटेज रहे और नीचे वाला तुम पे उतना इजीली अटैक ना कर सके। तो ये रणथंबोर का किला है। तो 1291 में क्या होता है, ये अपने बेटे के साथ चाहमना किंगडम, तो ये रणथंबोर तो राजपूतों का गढ़ था। तो चाहमना किंग हमीर देव, ये काफ़ी ब्रेव और काफ़ी फेमस किंग है इंडियन हिस्ट्री में, इनकी स्टोरी हम कभी देखेंगे। तो द चाहमना किंग हमीरा देव रूल्ड अ किंगडम सेंटर्ड अराउंड रणथंबोर। तो ये सब राजपूतों की बात हो रही है। तो रणथंबोर के आसपास ये डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम। तो इट वाज लोकेटेड ऑब्वियसली टू द साउथ वेस्ट ऑफ दिल्ली। रणथंबोर आप जानते हो ना कि दिल्ली से हम निकलेंगे साउथ वेस्ट तो करीब 200-250 किलोमीटर के बाद। तो नाउ तो हमीर देव क्या है, अपने किंगडम को एक्सपेंड कर रहा था। उसको लग रहा था कि बलबन जैसा तगड़ा राजा तो अब बैठा नहीं है दिल्ली में, तो हम एक्सपेंड करते हैं। तो अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में वो दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बन गया था। तो अजमेर, हरियाणा, ये सब जो दिल्ली सल्तनत के हिस्से थे उसको उसने एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने? हमीर देव ने। तो ये देख के जो है जलालुद्दीन को खतरा महसूस हुआ। उसने कहा कि ये तो मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, तो अब मुझे इसको सबक सिखाना है। यही सोच के वो अपने बेटे और अलाउद्दीन खिलजी इन सब को लेके, जिस बेटे भतीजे सबको लेके रणथंबोर पहुंच गया था कि अब मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जो मतलब उसने अपने फ़ौज को ऑर्डर दिया कि रणथंबोर के किले को घेर लो। तो इसकी फ़ौजों ने उसको घेर लिया। लेकिन ये किला जो है काफ़ी फेमस था कि इसको कोई इतनी आसानी से जीत नहीं सकता था। तो राजपूतों ने काफ़ी मतलब ब्रेवली फाइट दिया, काफ़ी ब्रेवली। तो ये देख के इसकी हिम्मत ही टूट गई, मतलब जलालुद्दीन की हिम्मत टूट गई। और इसने कहा कि मैं इस किले को जीतने के लिए अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहता। मतलब उसने कहा कि मैं इस किले को जीतने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं लौट जाता हूँ। और उसने दलील दी
कि दिस मतलब इस तरह के 10 किले मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं है। मतलब उसको भागने का बहाना चाहिए था, तो उसने यही बड़ा बड़ा डायलॉग मतलब अपने लोगों को बताया कि ऐसे 10 किले भी के लिए भी अगर मुझे एक मुसलमान की भी जान चली गई तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा। बेसिकली बात ये थी कि ये किला इतना मजबूत था कि इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं था। तो सीधी सी बात है, इस किले पे उसने 1291 में अटैक किया था। अगर पूछा जाएगा किस किले पे अनसक्सेसफुली ट्राई मारा था, तो रणथंबोर के किले पे, और लौट गया वो। ठीक है ना। तो नाउ अब इसकी ज़िंदगी का एक बड़ा चैप्टर है इसका भतीजा अलाउद्दीन। इसके बेटे का क्या नाम है? अरकली। इसके भतीजे का क्या नाम है? अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका भतीजा था, यानी छोटे भाई का बेटा, सॉरी बड़े भाई का बेटा था। तो इसका बड़ा भाई काफ़ी पहले ही मर गया था, तो ये अपने भतीजे को काफ़ी प्यार करता था, पाल पोस के इसने बड़ा किया था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस पे एक मूवी भी आप बनी है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, पद्मावत। तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी क्रूएल था ये, काफ़ी अनपढ़ टाइप का था। तो अलाउद्दीन से काफ़ी अफेक्शनेट था ये अपना जलालुद्दीन खिलजी, जो अभी सुल्तान है दिल्ली का। उसने अपनी बेटी की शादी भी इससे करा रखी थी। तो उसकी बेटी का नाम था मलिकाए जहां। तो ये ही सी वॉज द चीफ वाइफ ऑफ दिस अलाउद्दीन खिलजी। तो सुल्तान बनने से पहले ही शादी वादी करा दी थी उसने अपनी बेटी की अपने भतीजे से। तो ये उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1291 में छज्जू मलिक को हराने में मदद की थी। तो मैंने आपको बताया ना कि छज्जू मलिक का जो रिवॉल्ट हुआ था, बदायूं में लड़ाई हुई थी, तो बदायूं की लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी भी था। तो इससे खुश होके जो छज्जू मलिक का इलाका था, तो टू बोल्ड छज्जू मलिक का जो इलाका था वो उसने अलाउद्दीन को ही दे दिया था राजा ने। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन ने मदद की थी छज्जू मलिक को हराने में। तो जो छज्जू मलिक गवर्नर हुआ करता था कारा और इसका मानिकपुर का, वो अलाउद्दीन को ही दे दिया कि तुमने हराने में मदद की, आज से तुम ही रखो, छज्जू मलिक की स्टोरी तो खत्म है। तो अब जो इतना अलाउद्दीन खिलजी है, इसने 2 बोल्ड एक्सपीडिशंस किए थे, मतलब सुल्तान के जीते जी। ऐसे तो इसने ही सुल्तान को मार दिया है, हम आगे देखेंगे। तो जब सुल्तान जिंदा था तो उसने सुल्तान की आंखों के सामने 2 बड़े बड़े एक्सपीडिशन किए, यानी कि कैंपेन्स किए, खुद अपने दम पे। ये नहीं है कि राजा की आर्मी को लेके गया है, ये नहीं, अपनी आर्मी इसने बना रखी थी, उसको ही लेके जाता था। तो जो पहली एक्सपीडिशन इसने की वो भिलसा, भिलसा जो है भोपाल के पास की जगह है। तो वहाँ जाके इसने काफ़ी सारा सामान लूटा, काफ़ी मंदिर वगैरह तोड़े, और सारा सामान, सारा जो लूट का सामान है, ये सुल्तान को गिफ्ट कर दिया। तो इससे सुल्तान काफ़ी खुश हो गया। ठीक। तो व्हेन इन 1292 में ये हुआ, क्योंकि 1291 में तो ये लोग रणथंबोर में ही थे। तो 1292 एडी में अलाउद्दीन हैड अटैक्ड भिलसा, और उसका सारा सामान, सारा लूट का सामान उसने सुल्तान को दे दिया। तो सुल्तान ने खुश होके इसको अवध का भी हिस्सा दे दिया। मतलब देखो, ये कारा और मानिकपुर का तो गवर्नर था ही ना, क्योंकि छज्जू मलिक तो भाग गया, हटा दिया। तो छज्जू मलिक से कारा और मानिकपुर लेके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया था पहले ही। अब राजा इससे इतना खुश हो गया कि इसको अवध का भी गवर्नर बना दिया। तो इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ठीक। तो दूसरा एक्सपीडिशन जो इसने किया था वो देवगिरी, देवगिरी जो है तेलंगाना में है, साउथ इंडिया में है। तो दूसरा एक्सपीडिशन इसलिए जब किया क्योंकि इसके अंदर इच्छा जग गई थी कि मैं ही क्यों ना सुल्तान बन जाऊं, मैं इतना कम एज का हूं, जबकि जलालुद्दीन बूढ़ा हो चुका है, मेरे पास खुद की आर्मी है। तो अलाउद्दीन सपने देखता था कि मैं किसी दिन राजा बनूंगा। तो ये जानता था कि राजा बनने के लिए मेरे को इनॉर्मस वेल्थ चाहिए होगी। तो जो दूसरी एक्सपीडिशन की थी इसने देवगिरी में, इसने पैसा लूटने के मकसद से ही किया था। इसको खबर मिली थी कि देवगिरी नाम की जगह में जो है काफ़ी वेल्थ जमा है। तो बिना राजा को बताए, बिना राजा से डिस्कस किए 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पे अटैक किया, और देवगिरी से एक बहुत इनॉर्मस वेल्थ लूटी, इनॉर्मस घोड़े लूटे, हाथी लूटे, ताकि अपनी आर्मी ये क्रिएट कर सके। इसका मेन मकसद यही था। तो देखो, जब पिछली बार इसने भिलसा को लूटा था तो लूट का सामान सुल्तान को पहुंचाया था,
लेकिन देवगिरी से लूटा सामान सुल्तान को पहुंचाने में इंटरेस्टेड नहीं था ये, क्योंकि इसको पैसा अपने लिए चाहिए था। ये जानता था कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपनी आर्मी कभी बना नहीं पाऊंगा, और मेरी अपनी आर्मी बनेगी नहीं तो मैं कभी गद्दी पे पहुंचूंगा ही नहीं। तो इसने राजा को इग्नोर कर दिया, राजा को लूट का सामान दिया ही नहीं, उससे डिस्कस भी नहीं किया था कि मैं देवगिरी जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसी पैसे से, ये जो देवगिरी से इसने पैसा लूटा था, इसी की मदद से इसने आर्मी बनाई अपनी और रिवोल्ट करके मर्डर कर दिया, राजा का मर्डर कर दिया 1296 एडी में। देवगिरी से लौटने के 1-2 हफ्ते के अंदर ही जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया उसके अपने ही भतीजे ने, जो कि उसका दामाद भी है। तो कैसे मर्डर कर दिया अब समझते हैं। तो जलालुद्दीन यानी सुल्तान जो है, बूढ़ा सुल्तान, वो उस वक्त ग्वालियर में था जब उसका दामाद देवगिरी से सामान लूट रहा था। तो अलाउद्दीन ने जो है सुल्तान से मिलने के बजाय, उसको जाना चाहिए ना सुल्तान के पास कि देखो मैं सामान लूट के लाया हूँ, वो उनको सुल्तान को कम्प्लीटली इग्नोर करके मानिकपुर चला गया, क्योंकि मानिकपुर, कारा, अवध ये सब का गवर्नर था वो। तो वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में चला गया। ग्वालियर जाता तो ग्वालियर तो राजा का गढ़ है ना, बूढ़े सुल्तान का, इसको तो खुद ही राजा बनना था। तो ये अपने गढ़ में चला गया और वहाँ जाके इसने जलालुद्दीन को चिट्ठी लिखी कि आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपसे डिस्कस कर सकता, मुझे देवगिरी में अटैक करने से पहले आपसे कंसल्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। तो यही सारी चीज़ें इसने चिट्ठी में लिखी, बकवास सारी चिट्ठी भेजी। इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा कि अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, चिट्ठी में लिखा, तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। अब ये देखो, ये उसका दामाद भी तो है, तो दामाद बोल रहा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, तो कैसे, मतलब उसको माफ़ तो कर ही दोगे। ऐसे भी इसके बारे में फेमस था कि ये सबको माफ़ कर देता था। और अलाउद्दीन ने यह भी कहा कि मैं जो भी सामान लूट के लाया हूँ मैं आपकी ट्रेजरी में जमा कर दूंगा, बस आप मेरे को माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने आपसे पूछे बिना ही देवगिरी पे अटैक कर दिया। जबकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो ये सारी चीज़ जो है, सुल्तान के जो नॉवेल्स थे वो समझ रहे थे कि ये ज़रूर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और ये राजा की गद्दी हथियाना चाहता है, ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्टनेस दिखा रहा है। लेकिन जलालुद्दीन को ये बात समझ में आई ही नहीं। उसको लगता था ये तो मेरा अपना भतीजा है, इसको मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया, ये मेरा दामाद भी है, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। तो वो, उसका दिल भी काफ़ी मतलब काइंड हार्टेड हो गया था वो। तो अपने भतीजे से मिलने के लिए चला गया कारा मानिकपुर। तो मानिकपुर पहुंचने के बाद इस अलाउद्दीन ने फिर से उसको मैसेज भिजवाई, अपनी सैनिक वैनिक सब लेके गया था जलालुद्दीन। तो अलाउद्दीन ने उसको मैसेज भिजवाया कि मुझे डर लग रहा है कि आप जो ये सैनिक लेके इतने सारे आए हो, आप ज़रूर मुझे पनिशमेंट देने के लिए आए हो। तो ये सुन के जो है ना, सुल्तान जलालुद्दीन का दिल और पसीज गया। उसने बोला कि देखो ये कितना इनोसेंट है, ये मेरे से डर रहा है, इसको लगता है कि मैं इसको पनिशमेंट दूंगा, यानी मतलब कितना भोला बच्चा है ये। तो गलीबल सुल्तान, मतलब सुल्तान को ये चीज़ समझ में ही नहीं आया, उसका दिल पूरा का पूरा पिघल गया। और वो अकेले ही, उसने कहा कि अरे डरो मत, मैं सैनिक तुम्हें मारने के लिए थोड़ी ना लाया हूँ, अगर तुम्हें सैनिकों से डर लगता है तो इस बिना सैनिकों के ही मैं तुमसे मिलने चला आता हूँ। तो कुछ उसकी समझ में आया नहीं कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही मिलने चला गया वो जलालुद्दीन, मतलब अपने भतीजे अलाउद्दीन से। तो अलाउद्दीन ने तो पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। तो जैसे ही जलालुद्दीन उसके टेंट में गया तो इसने उसको पीछे से, उसके लोग जमा कर रखे थे अलाउद्दीन ने, अपने क्लोज एसोसिएट्स, तो उन लोगों ने चाकू से मार दिया, तलवार से मार दिया सुल्तान को, और मार के उसकी गर्दन भी काट दी। तो ये दिन था 20 जुलाई 1296। आपको ये जुलाई सितंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 1296 एडी याद रख लो। तो उसी दिन सुल्तान बन गया अलाउद्दीन, मतलब बूढ़े सुल्तान को मार के उसका अपना दामाद सुल्तान बन गया। और ये जो जलालुद्दीन था उसके सर को काट के पूरे अवध में, कारा में और मानिकपुर में परेड कराया अलाउद्दीन ने, ताकि सब उससे डर जाएं, कोई इसके खिलाफ रिवॉल्ट ना करे, सब उसको अपना सुल्तान मान ले सर झुका के। तो उस वक्त जो है जलालुद्दीन का अपना बेटा अराकली खान, ये अराकली खान चचेरा भाई हुआ ना अलाउद्दीन खिलजी का,
और इसकी अपनी बहन इसकी बीबी है अलाउद्दीन खिलजी की। तो उस वक्त ये मुल्तान में था और ये कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा था अवध कारा मानिकपुर यानी उत्तर प्रदेश में, और ये था मुल्तान में। तो वो वहाँ से आ नहीं सकता था। तो उसके बाप की गद्दी पहले ही जा चुकी थी, बाप का मर्डर हो चुका था। ठीक। तो अलाउद्दीन क्या करता है, वो सुल्तान बन गया, तो सुल्तान तो अपने कैपिटल दिल्ली में जाएगा। तो दिल्ली जाने के रास्ते में उसने जितना भी सामान लूटा था उसका कुछ हिस्सा जो है नॉवेल्स को देके सबको अपनी तरफ मिला लिया, क्योंकि ये नॉवेल तो जलालुद्दीन खिलजी के लिए काम करते थे ना। तो चांसेस थे कि वो रिवॉल्ट कर देते अलाउद्दीन के खिलाफ। तो इसने पैसा देके उन सब की लॉयल्टी खरीद ली, सबको कहा कि चुपचाप मेरे लिए काम करो। ठीक है। तो ये अक्टूबर में पहुंचा दिल्ली। देखो जुलाई में चला था, अक्टूबर में ये दिल्ली पहुंचा, क्योंकि रास्ते में सबसे मिल रहा था, ये सारे नॉवेल से मिल रहा था कि मेरा साथ दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, साथ नहीं दोगे तो मार दूंगा। तो इस तरह 1296 एडी में ये बन गया सुल्तान। तो खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अब उसका मर्डर हो गया है और उसका दामाद जो कि उसका भतीजा भी है अब ये गद्दी पे बैठने जा रहा है। तो इस तरह जलालुद्दीन का तो हो गया डी एंड। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी देखेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहो, कंटिन्यू करो। ठीक है।